देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या चलेगा, आरसी सीरीज सर्किट, यानी आर से रेसिस्टेंस, सी से कैपेसिटेंस, और वो कनेक्ट करने हैं किसमें, सीरीज में। और कौन से सर्किट है ये, एसी सर्किट्स। क्योंकि भैया कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जहां भी पाए जाते हैं वो हमेशा और हमेशा कौन से सर्किट होते हैं, एसी सर्किट। क्योंकि डीसी में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का यूज नहीं होता है। तो यहां से आपको एक पहचान है, अगर कैपेसिटेंस है तो समझ जाना कि ये एसी सर्किट है, ठीक है। तो ये जो सिंबल होता है ये किसका सिंबल होता है, इस तरीके से आंकड़ी सी, ये होता है रेसिस्टेंस का। लेकिन रेसिस्टेंस पाया कहां जाता है हमारे घरों में सर, जैसे बल्ब है तो बल्ब के अंदर रेसिस्टेंस होता है भैया, उसकी जो वायरिंग होती है, अंदर जो कॉइल होती है उसका रेसिस्टेंस होता है ना कुछ प्रतिरोध, तो उसी को रेसिस्टेंस बोल दिया जाता है बेसिकली। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया ऐसे किताबों में लिखेगा, सीधा सीधा उस बल्ब का रेसिस्टेंस लिख देता है किताबों में, ठीक है। साथ में एक कैपेसिटर लगा है, तो कैपेसिटर बेसिकली घरों में तो नहीं पाया जाता है लेकिन पंखे के अंदर पाया जाता है। तो आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि इस तरीके से एक सर्किट होता है, यहाँ रेसिस्टर लगा है और साथ में एक कैपेसिटर लगा है, साथ में यहाँ एक सप्लाई लगी है। कौन सी सप्लाई, एसी सप्लाई। एसी सप्लाई को कैसे समझें किसी भी सर्किट में, अब मान लीजिए मैंने इस तरीके से एक सर्किट बना दिया, तो कैसे समझ में आएगा कि एसी सप्लाई है। इस तरीके से अगर आंकड़ी सी है, ये आंकड़ी किसको दर्शा रही है, साइनसोइडल वेव को, साइनसोइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। आपने पढ़ा था साइनसोइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस तरीके से होता है ना, तो इसकी ये आंकड़ी उठा के यहां रख दी जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसी सर्किट। समझे बात, इस तरीके से सिंबल हमेशा एसी सर्किट में ही आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, आपके घरों में बल्ब लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, तो इस तरीके से ही तो वायरिंग होती है और साथ में यहाँ वायर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सर्किट होते हैं। इन सर्किट से रिलेटेड हमें क्या स्टडी करना होगा आज, अब हम यहाँ निकालेंगे रिजल्टेंट क्या, रिजल्टेंट क्या, ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 230 वोल्टेज है, और ये जो कैपेसिटेंस है इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज है वो 230 वोल्टेज है। इसकी डिमांड है 230 वोल्टेज, और यहाँ भी 230 वोल्टेज है, ये बैटरी के द्वारा जो दिया जा रहा है, यानी जो भी सोर्स है, एसी सोर्स है, 230 वोल्टेज दिया जा रहा है। अब 230 यहां से चला तो यहां खपत हुई कुछ वोल्टेज की और कुछ यहां हुई, तो उसी चीज का रिजल्टेंट यानी सम, इसके पास कितना मिला और इसके पास कितना मिला, तो उसी चीज को आज स्टडी करेंगे, तो उसको बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। आगे इंपीडेंस, इसका रेसिस्टेंस और इसका रिएक्टेंस। भाई इंडक्टेंस का अपना भी तो प्रतिरोध होता है ना, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। आप सभी ने स्टडी किया है एक्सेल, ठीक है। तो इंपीडेंस को स्टडी करेंगे, पावर यानी वोल्टेज इनटू करंट का मल्टीप्लिकेशन, पावर फैक्टर यानी सर्किट की सिचुएशन क्या है, उन सभी चीजों को स्टडी किया जाएगा एक फिजिक्स वे में, ठीक है। तो यहां से इन सभी को नोट डाउन कर लें जितना मैंने यहां लिखवाया है, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां से इस सर्किट को देखिए एक बार, इस सर्किट में क्या है, वोल्टेज लगा है, और वोल्टेज के कारण क्या पैदा होगा भाई, किसी भी सर्किट में रियलिटी में पहले क्या लगाते हैं, वोल्टेज लगाते हैं। वोल्टेज के कारण ही तो करंट का फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी डायरेक्शन, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी डायरेक्शन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन भगाए किसी भी दिशा में, वो किसके कारण भगे, जब मैं उस पर पीछे से धक्का लगाऊंगा तभी तो इलेक्ट्रॉन भगेंगे। अब वो धक्का कौन लगाएगा, वोल्टेज लगाएगा, और जब वो धक्का लगेगा तो उसी के फ्लो को क्या बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ये है रीजन, यानी V क्या है, RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। कितना, RMS वैल्यू कितनी होती है, 230 वोल्ट। अब ये 230 वोल्ट, इसी को तो एपरेंट वैल्यू बोला जाता है, यानी एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, एपरेंट वैल्यू एक ही बात है, या RMS वैल्यू बोल दो। यानी सर्किट में पहले 230 वोल्टेज लगाया जाता है, उसी के कारण क्या पैदा हो जाता है, करंट। अब यहां से अगर मैं फेजर लिखूंगा तो आप सभी को पता है रेसिस्टेंस का फेजर कैसा होता है, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। वोल्टेज और करंट के बीच कोई भी एंगल नहीं होता है, वो सेम फेज में होते हैं। समझे बात, इसीलिए ये वोल्टेज का फेजर और ये करंट का फेजर। तो ये किसके लिए फेजर आ गया, रेसिस्टेंस के लिए। अब आगे क्या लगा है इसमें, इंडक्टेंस, वो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के लिए फेजर क्या होगा, हम किसको रेफरेंस मानेंगे यहाँ, ये कौन सा सर्किट है, ये है भैया आपका सीरीज सर्किट। और सीरीज सर्किट में कांस्टेंट क्या रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है। सर जी वोल्टेज तो डिवाइड हो जाता है, तो जो चीज जिस सर्किट में कांस्टेंट होती है उसी को रेफरेंस मान लिया जाता है। यहां मान लेंगे हम करंट को रेफरेंस सर,
तो पैरेलल सर्किट में किसको रेफरेंस मानेंगे सर? वहां वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो वहां वोल्टेज को कांस्टेंट रेफरेंस मानेंगे। तो यहाँ रेफरेंस लाइन ले लो किसको? करंट को। क्यों ले लो? क्योंकि भैया करंट कांस्टेंट होता है सीरीज सर्किट में। अब वोल्टेज और करंट के बीच एंगल निकालेंगे तो वोल्टेज भागेगा ना वोल्टेज। तो इसमें क्या लगा है? क्या लगा है? कैपेसिटर। और कैपेसिटर में वोल्टेज कैसा होता है? तो अकॉर्डिंग टू ट्रिक CIVIL, तो स्टार्टिंग के 3 वर्ड उठाते हैं जब इस ट्रिक से। करंट लीड करता है सर, वोल्टेज लैग करता है कैपेसिटर के अंदर। तो वोल्टेज क्या कर जाता है? लैग। कितने डिग्री सर? 90 डिग्री लैग करता है कैपेसिटर में वोल्टेज। तो ये जो फेजर हुआ, ये फेजर हुआ किसका? कैपेसिटर का। और ये फेजर हुआ किसका? रेसिस्टर का। अब इस सर्किट से रिलेटेड जब फेजर लिखते हैं, भाई किसी भी सर्किट का फेजर लिखते हैं, मान लीजिए आपके घर में पंखा लगाया, बल्ब लगाया, रेफ्रिजरेटर लगाया, आपसे बोल दिया जाए आपके घर में जितना भी लोड है उसका एक कंबाइंड फेजर लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको बताना चाहिए अलग अलग फेजर। फ्रिज का फेजर क्या है, पंखे का फेजर क्या है, बल्ब का फेजर क्या है, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि रेसिस्टेंस का फेजर आपको पता है, इंडक्टेंस का फेजर आपको पता है और कैपेसिटेंस का फेजर आपको पता है। तो रियलिटी में फ्रिज क्या होती है? फ्रिज होती है भैया क्या? RLC। पंखा क्या होता है? वो होता है LC, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हैं। बल्ब क्या होता है? रेसिस्टर होता है। समझे बात? तो उन चीजों का फेजर पता होना चाहिए। तो इस सर्किट में हमें रेसिस्टेंस का फेजर पता है और कैपेसिटेंस का पता है। तो इनका कंबाइंड फेजर कैसे बनेगा? इन दोनों का फेजर अगर प्लस कर दिया जाए इन दोनों फेजर्स को, तो कंबाइंड फेजर निकल के आ जाएगा यहां से। तो कैसे करेंगे कंबाइंड? आपको पता है ये वाली लाइन किसको दर्शाती है? रेसिस्टेंस को, क्योंकि वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज, क्योंकि यहां ना लीड होता है ना लैग होता है। अगर मैं इस लाइन में एक लाइन यहां खींच दूं और इसको यहां कनेक्ट कर दूं, तो ये सिचुएशन ऐसी होगी ना, इन दोनों लाइन, इस फेजर का और इस फेजर का कंबाइंड फेजर हो गया ना ये। अब जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन यहां आ गई ना, ये दर्शा रही है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस किसके अक्रॉस? कैपेसिटर के अक्रॉस। और ये वाली जो लाइन है, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दर्शा रही है रेसिस्टर को। ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है सर, ये किसको दर्शा रही है? ये दर्शाएगी अब किसको? रिजल्टेंट को। रिजल्टेंट बोले तो इंपीडेंस, या रिजल्टेंट बोल दो उसी की चीज को। जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? अब यहां से निकालते हैं हम रिजल्टेंट। हमने फेजर बनाना सीख लिया। फेजर बनाने में कुछ भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए लैग का कहां जाएगा, लीड का कहां जाएगा। लैग है तो नीचे की तरफ लाइन हो जाएगी, लीड है तो ऊपर की तरफ हो जाएगी। सेम फेज है, यानी ना तो लैग है ना लीड है, तो ऐसी लाइन हो जाएगी। तो आपको फेजर पता होने चाहिए। फेजर तो कुछ भी नहीं। यहां से आप देखिए, जब हमने सारा कैलकुलेट किया, अब बहुत लंबी इक्वेशन है, उसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जितना मैं करा रहा हूं उतना समझ लेना चाहिए। अगर मैं यहां लिखना स्टार्ट करूं VR बराबर IR, VC इक्वल टू IXC, तो बहुत लंबी इक्वेशन हो जाती है। तो सीधा सीधा समझ लीजिए, जब यहां से I कॉमन लिया तो अंदर बचा अंडर रूट में R प्लस XC का स्क्वायर। तो ये जो इतना पार्ट है, यही क्या कहलाता है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस यानी I इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, यही क्या कहलाता है? इम्पीडेंस। यानी I इक्वल टू V अपॉन Z, यानी करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। सर इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस वही चीज है जो किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो का अपोजिशन करता है, जैसे कि रेसिस्टेंस करता है। लेकिन सर इसको रेसिस्टेंस क्यों नहीं बोला? क्योंकि भैया ये इंडक्टर यानी कैपेसिटर के अंदर जो अपना रिएक्टेंस होता है उसका सम प्लस नॉर्मली रेसिस्टेंस का सम है। यानी रेसिस्टेंस प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सम ही क्या कहलाता है? इम्पीडेंस। समझे बात? यानी किसी भी सर्किट में अगर करंट बढ़ रहा है तो उस सर्किट का इम्पीडेंस कम रखो, करंट को बढ़ाना है। अगर इम्पीडेंस बढ़ गया किसी भी सर्किट का तो उसमें करंट का फ्लो कम हो पाएगा। समझे बात? यानी सेम ऐसे ही फॉर्मूला I इक्वल टू V अपॉन R पढ़े थे ना, I इक्वल टू V अपॉन R, तो सेम वैसा ही तो है I इक्वल टू V अपॉन ZV, यानी रेसिस्टेंस का ही दूसरा भाई है इम्पीडेंस। लेकिन जब भी AC सर्किट की बात होती है वहां इम्पीडेंस पढ़ा जाता है और DC सर्किट में इसको रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। इम्पीडेंस रेसिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस का सम होता है। रिएक्टेंस कौन से? या तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव
रिएक्टेंस। समझे बात? तो यहां से ये तो निकला आपका क्या, इंपीडेंस तो ये आ गया Z इक्व टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये हो गया इंपीडेंस का फॉर्मूला। अगर रिजल्टेंट की बात आती है तो ये हो गया। अब यहां से थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं। अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर क्या है, ये है इंपीडेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, ऑफर्स अपोजिशन टू करंट फ्लो इन ऑल एसी सर्किट। सभी एसी सर्किट में करंट को फ्लो होने में जो बाधा पहुंचाता है, भाई किसी की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी वायर की प्रॉपर्टी होती है करंट को रोकना। समझे बात? ज्यादा रोक लेगा तो तार गर्म होने लगेगा, हीटर बन जाता है। कम रोकेगा तो थोड़ी देर बाद फ्लो करा देगा। ठीक है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है रोकने की, उसी को क्या बोलते हैं, डीसी सर्किट की बात होती है उसको रेसिस्टेंस बोला जाता है, और एसी सर्किट में उसी चीज को इंपीडेंस के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहां से, फेज एंगल। फेज एंगल क्या होता है, रोकने के कारण ये जो रुकावट है करंट की, तो आपने देखा होगा वोल्टेज और करंट के बीच कुछ लैग और लीडिंग पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में। आपसे बोला था कि वोल्टेज लैग करता है 45 डिग्री करंट से या 90 डिग्री करंट से, तो उसी कारण बीच में एक एंगल पैदा हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फेज एंगल। तो फेज एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan phi = XC/R। सर आपने लास्ट लेक्चर में जब आप इंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट कराया था, वहां कराया था आपने XL/R, यहां करा रहे हैं सर आप -XC/R, क्योंकि यहां कैपेसिटेंस की बात चल रही है सर। यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपॉन रेसिस्टेंस इज नोन एज फेज एंगल। लेकिन सर यहां माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, क्योंकि भाई किसी भी सर्किट में जहां कैपेसिटर लगा होता है वहां करंट क्या करता है, करंट क्या करता है, लीड करता है, और वोल्टेज लैग करता है। वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। तो इसीलिए यहां माइनस है, क्योंकि यहां वोल्टेज लैग में है, लैग में है। समझे बात, वोल्टेज लैग में, इसीलिए यहां माइनस आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos phi = रेसिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस। सर हमने तो ये भी पढ़ा था, cos phi = ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर, यानी ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। ट्रू पावर क्या होती है सर, 207 वोल्ट, और एपरेंट पावर क्या होती है, 230 वोल्ट, जो आपके घर तक पहुंचती है। ये फॉर्मूला होता है उन सभी का। लेकिन ये जो ट्रू पावर है रेसिस्टेंस को दर्शाती है, और एपरेंट पावर इंपीडेंस को दर्शाती है। समझे बात, इसीलिए यहां आ जाता है R/Z। तो यहां से इन फॉर्मूलों को याद रख लीजिए। इन फॉर्मूलों को याद करने से आपको बेनिफिट क्या है, इनसे आप न्यूमेरिकल तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मैं जब न्यूमेरिकल की क्लास लगाऊंगा तभी आप करा पाओगे, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। इनसे आप थ्योरेटिकल पोर्शन कर सकते हैं। अगर किसी भी सर्किट का इंपीडेंस बढ़ रहा है तो उसका पावर फैक्टर डाउन चला जाएगा, आपको पता है। अब यहां एक रिलेशन बनता है। रिलेशन क्या बनता है, यहां भी रेसिस्टेंस है पावर फैक्टर में, और यहां भी फेज एंगल में भी रेसिस्टेंस है। तो आपको पता चला किसी सर्किट में tan phi बढ़ा, tan phi बढ़ा तो क्या बढ़ा, फेज एंगल बढ़ा, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल बढ़ गया, यानी लीड हो रहा है या लैग हो रहा है। तो सीधे सीधे रेसिस्टेंस घटा। अब रेसिस्टेंस घटा, जब यहां से रेसिस्टेंस घट गया तो सीधे सीधे उस सर्किट का पावर फैक्टर भी गिर गया। ये दोनों फॉर्मूला एक दूसरे से इंटरलिंकेज हैं। tan phi = -XC/R, और उसमें ऊपर रेसिस्टेंस आ रहा है, cos phi = रेसिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस। भैया जब रेसिस्टेंस ही गिर गया किसी भी सर्किट का, तो ऑटोमेटिकली पावर फैक्टर डाउन चला जाएगा। किसी भी सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो फेज एंगल ऑब्वियसली ही घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली है। tan phi यानी फेज एंगल रेसिस्टेंस के इन्वर्सली है, और यहां पावर फैक्टर के डायरेक्टली है। तो ये दोनों फॉर्मूले समझने के हैं। अगर आप इनको समझ गए तो सारा खेला समझ गए। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं पावर सिस्टम में यूज होते हैं बेसिकली। जब पावर सिस्टम आप स्टडी करेंगे वहां आपको डीपली वे में पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आपको थोड़ा थोड़ा समझाया जा रहा है, यानी रूबरू कराया जा रहा है चीजों से, कि कैसे कैसे आपको सामना करना पड़ेगा जब आप इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट में जाएंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, ये तो एक क्या है, इंट्रोडक्शन की तरह है। समझे बात, जब आंतरिक स्टडी को किया जाएगा, अभी आप बोले तो अगर बीटेक के स्टूडेंट हैं तो कौन से सेमेस्टर में, 3rd या 4th सेमेस्टर की स्टडी कर रहे हैं। जब 5th 6th 7th
सेमेस्टर आते हैं बहुत टफ हो जाता है कॉन्सेप्ट, यानी लास्ट में जाके, तो स्टार्टिंग में ही अभी कवर कर लो चीज़ों को, ठीक। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, पावर इन आरसी सीरीज एसी सर्किट। भाई जितने भी आरसी सीरीज सर्किट हैं सभी में पावर की खपत की जाती है, कंजप्शन किया जाता है। भाई अब आप मान लीजिए पंखा चला रहे हैं, बल्ब चला रहे हैं, तो पावर से ही तो जल रहा है, यानी वोल्टेज और करंट अगर 1 घंटे तक खर्च हो जाए तो उसको 1 यूनिट बोल देते हैं, यानी 1000 वाट की 1 यूनिट बनती है, यानी 1 घंटे तक कंजप्शन हो रहा है, यूज कर रहे हैं, तो उसी को पावर बोला जाता है। तो पावर इन रेसिस्टर, रेसिस्टर में कितना भाई आरसी है ना, तो रेसिस्टर प्लस कैपेसिटर, पावर इन कैपेसिटर, दोनों में अलग अलग खर्चा होता है, तो दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे। तो पावर अक्रॉस रेसिस्टर क्या होती है, आई स्क्वायर आर। आप सभी को पता है पावर डिसिपेशन के कारण किसी भी रेसिस्टर में खर्चा होता है। पावर डिसिपेशन तो सर ऑब्वियसली किसको बोलते हैं, हीट को बोलते हैं, तो हीट के कारण ही तो लाइट पैदा होती है। मान लीजिए बल्ब में रेसिस्टर है, तो रेसिस्टर करंट को रोकने की कोशिश करेगा और जिसके कारण क्या पैदा हो जाएगी उसमें, हीट, तो पावर का कंजप्शन होगा और उसी कारण ग्लो होने लगेगा बल्ब, यानी हीट। भाई जब कहीं आग लगती है तो ऑब्वियसली रोशनी पैदा होती है, तो हीट के कारण ही रेसिस्टर होता है बल्ब में, और यहाँ पावर डिसिपेशन के कारण ही वह लाइट मिल पाती है। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, जब भी आपने कैपेसिटर चैप्टर को स्टडी किया था, कैपेसिटर नेवर बी कंज्यूम्ड एनी पावर, इट ओनली स्टोर्ड। कैपेसिटर केवल और केवल पावर को स्टोर करता है, ना कि उसका कंजप्शन। कहने का मतलब ये हुआ, आपने मुझे 10 रुपये दिए, एक दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे आप अपने 10 रुपये बैंक के पास लेके गए, आपने बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक ने स्टोर करा है सिर्फ पैसों को। अगले दिन आप गए कि बैंक से बोले भाई हमारे पैसे वापस दे दो, वापस दे देगा। सेम वैसा ही काम क्या करता है कैपेसिटर या इंडक्टर, तो ये खपत नहीं करते हैं, बैंक की तरह ही पावर की खपत नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ स्टोर करते हैं। तो एनी कंजप्शन, पावर का कंजप्शन होता है क्या कैपेसिटर में, नहीं होता है, तो यहाँ तो कंजप्शन होता ही नहीं, तो यहाँ तो हो जाएगा 0। तो यहाँ से लिख लेना, कैपेसिटर इंडक्टर नेवर बी कंज्यूम्ड एनी पावर, नेवर बी कंजप्शन एनी पावर, पावर ओनली कंज्यूम्ड इन ओनली और ओनली रेसिस्टर। पावर का केवल और केवल जो खर्चा होता है, कंजप्शन होता है, वो रेसिस्टर में ही होता है, ना कि इंडक्टर और कैपेसिटर में, क्योंकि ये दोनों डिवाइस तो सिर्फ और सिर्फ स्टोर करते हैं। जैसे आप समझेंगे, आगे आगे चलते जाएंगे आपको समझ में आएगा, ठीक। तो पावर क्या आ जाएगी यहाँ से, = आई स्क्वायर आर, यानी हमारे घर पर जो कंजप्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है आई स्क्वायर आर। समझे बात, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर तो सिर्फ और सिर्फ स्टोर करते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, आई आर आई, यानी अगर आई स्क्वायर को मैं 2 आई में डिवाइड कर लूं तो चलेगा ना, भाई 2 आई है तभी तो आई स्क्वायर बना। एक आई का मतलब लिख दूंगा मैं यहां से आई इंटू आर इंटू वी अपॉन जेड, आई कुछ टू वी अपॉन जेड होता है ना फॉर्मूले में, लिख सकते हैं, चलेगा, लिख सकते हैं ना, चल जाएगा ना। अब यहां से क्या बनता है फॉर्मूला, v इंटू आई इंटू आर अपॉन जेड। भाई अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये आर अगर यहां चला जाए तो एक ही तो बात है, मल्टीप्लाई में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये सब चीजें आपको पता होना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए कर सकते हो। इन चीजों को समझोगे तभी आपको फॉर्मूले समझ में आएंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आर अपॉन जेड किसको बोलते हैं, कॉस फाई, कॉस फाई बोले तो पावर फैक्टर। तो पावर फाइनली क्या आ जाती है यहां से निकल के वी आई कॉस फाई, और वी आई कॉस फाई किसका फॉर्मूला होता है, एपरेंट पावर नहीं, ये होता है ट्रू पावर या ट्रू पावर, कंफ्यूज नहीं होना, एपरेंट पावर का ओनली वी आई होता है। यानी इतनी पावर कंज्यूम्ड होती है किसी भी सर्किट में वी आई कॉस फाई। आपसे कोई बोले आपके घर में जो पावर कंजप्शन होता है वो कितना होता है, आप बोलेंगे सीधे सीधे सर वी आई कॉस फाई, वी आई कॉस फाई हो रहा है। वी आई कॉस फाई क्या है, एक्टिव पावर या ट्रू पावर, कितना हो रहा है 207 वोल्ट। वी आई कॉस फाई कुछ टू 207 वोल्ट, क्योंकि 230 पीछे से मिला था सर हमें, 23 वोल्ट रिएक्टिव पावर निकल गई, उसमें वापस भेज दिया उसको, 207 वोल्ट का कंजप्शन हमने रेसिस्टर में कर लिया, वी आई कॉस फाई। अच्छा ये बात है, यानी इतनी पावर कंज्यूम्ड होती है किसी भी बल्ब के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर अकॉर्डिंग टू रेसिस्टर, इस फॉर्मूले के द्वारा। अब आई बात समझ में पावर कंजप्शन की।
तो यहां से आपके RL AC सर्किट, पावर फैक्टर, RC सीरीज AC सर्किट सारा फंडा क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट चलेगा आपका RLC सीरीज AC सर्किट। अगर आपने RL और RC को अच्छे से समझा होगा तो RLC आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने जितने भी 3 लेक्चर्स में आपको स्टडी कराए, इन चीजों को बहुत ही ध्यानपूर्वक स्टडी करें, समझें, तभी आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को कर पाएंगे। और इन्हीं के साथ आपका लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो विद न्यू चैप्टर।